हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी क्लास है वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर के हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के। तो आप लोगों को ये ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब इनका ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है। सो अब जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो इसकी जो है इसमें थ्री यूनिट्स हैं। हम अभी सेकेंड यूनिट पे हैं। सो सेकेंड यूनिट आपकी है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स। इसमें 4 परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव्स आप लोगों को दिए गए हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म पढ़ा था। आज की क्लास में हम लिबरलिज्म पढ़ेंगे और साथ में न्यू लिबरलिज्म भी पढ़ेंगे, और इसको इस पूरे टॉपिक में इस सेकेंड टॉपिक को सेकेंड को बिल्कुल हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने रियलिज्म की क्लास अटेंड नहीं की है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके उसको अटेंड कर लीजिए। ओके, सो हम ये क्लास अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम उदारवाद का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखो, उदारवाद स्टेट के मतलब स्टेट का जो सामर्थ्य है उसके अलावा राज्य की वरीयताओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो राज्य का जो बिहेवियर है उसकी प्राथमिक निर्धारीकरण का तत्व होता है, मतलब एक तरीके से वो स्टेट का जो एक तरीके से सबसे पहली ऐसी चीज़ होती है जो उसको दिखाती है स्टेट को कि ये क्या चीज़ है। उसके साथ साथ ये यथार्थवाद की भांति राज्य को इकाई युक्त अभिकर्ता नहीं मानते हैं, और ये मानते हैं कि राज्य कार्यों में बहुलताओं के लिए बहुत ज़्यादा समाहित है। इस प्रकार की जो वरीयताएं हैं वो राज्य दर राज्य बदलती रहती हैं, जो कुछ कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका इकोनॉमिकल सिस्टम है, सरकार का स्वरूप है, गवर्नमेंट टाइप्स जो होते हैं वो सब है। उदारवाद ये मानकर चलते हैं कि राज्यों के बीच व्यवहार केवल राजनीतिक बल प्रयोग हाई पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये लो पॉलिटिक्स भी होता है, फिर चाहे वो वाणिज्यिक तौर पर हो या फिर एक ग्रुप्स के तौर पे हो या बिहेवियर के तौर पे हो। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सिस्टम का जो अराजकता है उसके अलावा सहयोग के अवसरों के रूप में इसको देखा जाता है, और शक्ति की अवधारणा को वृहद रूप में देखते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ ये बताया गया कि सहयोग और जो एक दूसरे पर निर्भरता है, इंडिपेंडेंसी है, वो राज्य को निरपेक्ष या पूर्ण लाभ मतलब जैसे कि एब्सोल्यूट जो गेन होता है उसको भी प्राप्त कर सकता है, और इसी तरीके से शांति भी स्थापित करता है। उदारवाद शांति, व्यवस्था, समानता, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून को ज़्यादा महत्व देता है। उदारवाद जो है वो एक पीस को, पूरे एक सिस्टम को, इक्वालिटी को, सेफ्टी को, इंटरनेशनल लॉ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और उदारवाद एक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रीभूत है। उदारवाद जो है वो एक ऐसे पर्सपेक्टिव है जो एक व्यक्ति के एक तरीके से सेंट्रल पर मतलब बेस करता है कि सब चीज़ें उस पर ही डिपेंड करती हैं। उदारवादी ये वाली बात इसमें बोलते हैं। उसके साथ साथ पश्चिमी राष्ट्रों के जो सार्वजनिक जनमत हैं उन पर भी इसका प्रभाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा दिखाई दिया था, सबसे ज़्यादा। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बहुत बार बताया है, ईयर बताए हैं कि कब से पूंजीवाद का उदय हुआ था। उदारवाद, पूंजीवाद किसका था? मार्क्सवादियों का था। उससे पहले से उदारवादी थे। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। शीत युद्ध के बाद का जो एक पश्चिमी राष्ट्रों पर स्वरूप था वो और ज़्यादा बढ़ गया, और जिसकी वजह से उन्होंने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा कर दी थी। और उदारवादी बुद्धिजीवियों ने और प्रतिद्वंदी जो विचारधाराएं थी उनके मुकाबले में उदारवाद के लिए एक ज़्यादा तर्क दिए थे कि उदारवाद को मानो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप लोगों ने 12th में पढ़ा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्या था? ठीक है, सो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग उसको रिवाइज करो, याद करो कि वो क्या था। नहीं याद है तो जाकर उसको देखो कि वो था क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, उसके साथ साथ समकालीन सिद्धांतकार जो थे, स्टैनले हाफमैन था उनका नाम। उन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी जेनिस एंड मिनेव्रा, एसे ऑन द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय मामले जो है
इंटरनेशनल जो सारे मामले हैं वो उदारवाद के रूप में ही नामित रहे हैं। उदारवाद की जो आवश्यकता है वो एक रूपांतरण या फिर समझौते और शांति के लिए है, जो यथार्थवादियों ने मुख नहीं मोड़ा। तो ये कहते हैं कि एक तरीके से केंद्रीय शक्ति नहीं है। मतलब देखो यहाँ पर ये वाली बात बताती हूँ मैं आपको, क्या इजी अल्फाजों में बता सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये बोला है कि जो इंटरनेशनल मामले हैं, सारी सिचुएशंस है, सब चीज़ें हैं, उदारवादी उस चीज़ को बहुत एक तरीके से सोचते हैं कि उस चीज़ का समझौता कर सके, उसमें शांति बना सके, उसको अगर कुछ चीज़ वो लेना चाहते हैं तो उसका ट्रांसफ़र कर सके उसको, ताकि वो लोग चुप हो जाएं दूसरे देश के, या उनको इतना नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। उदारवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रीभूत है। ये बात मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है। इसको मैंने दोबारा रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये चीज़ लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ जब जो एक प्राकृतिक अवस्था होती है उसमें राज्य से रिलेशन रखने वाले व्यक्तियों के संबंध के रूप में वो रहते हैं, और उदारवाद हमेशा एक शांति और प्रगति प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में सामने आता है। अब बात आती है उदारवाद के विभिन्न रूप तथा महत्व की, कि इम्पोर्टेंस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, देखो इसमें यह बताया गया है कि 16वीं शताब्दी से ही उदारवाद शांति स्थापना करने की योजनाओं में जुड़ा रहा था, और जैसे कि उदारवादी विचारकों ने ये बिल्कुल भी ये विचार बिल्कुल नकार दिया कि राज्यों के बीच रिलेशंस के लिए संघर्ष और स्वाभाविक परिस्थितियां थी। इसे शक्ति नीतियों के संतुलन की वजह से ही इंटरनेशनल सिस्टम को चुनौती देने वाले राज्य के विरुद्ध एक तरीके से एक ग्रुप बनाना था, और उन्होंने उसको एक इतनी पावर दे दी थी कि एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं बताऊँ कि मुझे पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए मेरे 100 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, और मुझे इतनी पावर दी गई है कि मुझे पीस रखने के लिए मैं सबसे पहले कोशिश करूँगी कि समझौता हो सके, बातचीत सही हो सके, कि 50-50 स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, और अगर मुझे इतनी पावर दी गई है कि शांति से ये नहीं मान रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, तो मैं उनके साथ मार पिटाई भी थोड़ी बहुत कर सकती हूँ। उसके साथ साथ उदारवादी जो थे वो इन सब चीज़ों में बिलीव रखते ही नहीं थे। वो कहते थे कि शांतिपूर्वक जो चीज़ सुधर जाए उसको सुधार दो। उसके साथ साथ उदारवाद को सार्थक करने वाला जो एक तरीके की स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी और एकीकरण, इंटीग्रेशन जो था, उसके बीच संबंधों को कैसे समझा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन उठा था। इसके लिए बहुत से दार्शनिकों ने और ऐतिहासिकों का जो उपागम था उसका सहारा लिया गया, जिसमें बहुत तरीके के जो फिलोसफर्स थे और पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, पॉलिटिकल थॉट्स लेकर जो आए थे, वो अलग अलग विधि शास्त्रियों का भी योगदान रखते थे। उसके साथ साथ एक कॉन्टेक्चुअल अप्रोच भी ली गई थी, और वर्तमान समय में जो 20वीं शताब्दी थी उसमें इनके विचारकों की बात को आगे रखा गया था। उदारवाद सहयोग शांति स्थापना की योजनाओं में संलग्न रहा, इस बात को मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। और 1517 में इरास्मस ने कहा था कि युद्ध हानिकारक होते हैं। ये उदारवादी एक विचारक थे, इन्होंने ही ये वाली बात बोली थी। मैंने आपको ये वाली बात अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। उसके बाद उदारवाद का आर्थिक एवं संरचनात्मक अध्ययन, इकोनॉमिक एंड प्रोटेक्टिव स्टडी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, देखो इसमें ये बताया गया है, स्कॉट बर्चिल नाम के जो लेखक है उन्होंने एक लिबरलिज्म नाम का लेखक लिखा था। 18 से 19 सेंचुरी के बीच में उदारवादियों ने इसको महसूस किया कि युद्ध और एक वाणिज्य के गुण आपस में अनुरूप नहीं थे। राज्य के बहुत सारे युद्ध व्यावसायिक पर्पस या उनके गोल्स को पूरा करने के लिए लड़े गए थे। E.H. कार के अनुसार व्यवसायवाद का उद्देश्य समुदाय और इसके सदस्यों के कल्याण में समृद्धि के लिए नहीं था, बल्कि राज्यों की शक्ति के संवर्धन के लिए था। यहाँ पे सीधी सीधी बात E.H. कार ने ये वाली बोल दी है, जो उदारवाद मानते नहीं थे या उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। ठीक है, उसके साथ साथ डेविड रिकॉर्डो नाम के एक फिलोसोफर थे जो 1772 से 1823 तक रहे। उन्होंने बोला कि मुक्त व्यापार राष्ट्रीय धन को प्राप्त करने के अभिप्राय से काफ़ी शांतिपूर्ण था, क्योंकि तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था भौतिक रूप से अच्छी होगी और राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता या तानाशाही को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये वाली चीज़ उन्होंने इसमें बता दी थी। मुक्त व्यापार के जो राज्य के बीच में एक पार्टीशन हो गया था उसको समाप्त करेगा, और एक कृत्रिम अवरोध का जो इंटरनेशनल तनाव जो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, वो उसका एक सबसे बड़ा कारण था। अब आप लोगों को मैंने लिबरलिज्म पढ़ा दिया है, अब हम देखते हैं नव उदारवाद। नव उदारवाद
देखिए, नव उदारवाद की बात मैंने आपको अभी पीछे भी रियलिज्म की थ्योरी में बताया था कि एक चीज़ जब नहीं होती है तो वो पीछे की चीज़ों से आपस में लिंक्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा सा और इनको बढ़ावा मिल गया था। तो नव उदारवादी ये स्वीकार करते हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख अभिकर्ता होते हैं। फिर भी वे यथार्थवादियों का ये तर्क स्वीकार नहीं करते हैं कि केवल राज्य ही महत्वपूर्ण अभिकर्ता होते हैं, एजेंट। ठीक है, देखो, नव उदारवादी जो थे वो थोड़ा थोड़ा रियलिज्म की थ्योरी को फॉलो करते थे, क्योंकि अभी तक आपने रियलिज्म की थ्योरी में देखा कि इनको शुरुआत में इन लोगों ने इतना अच्छा काम करना शुरू कर दिया था कि इनकी आलोचना बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि ये स्वीकार तो करते हैं कि एक स्टेट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रमुख एजेंट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट होते हैं। फिर भी वो यथार्थवादियों को ये तर्क जो होता है, ये जो चीज़ उन्होंने दी थी, वो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य ही महत्वपूर्ण एजेंट होता है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि राज्य ही महत्वपूर्ण एजेंट हो एक इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने में। वहाँ के लोग भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो काम करते हैं, ये सारे 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 के सारे आपस में एक इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर राज्य का नाम ले दिया जाए या एक एक करके सबका नाम लिया जाए, दोनों एक ही बात है। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी अलग करने के लिए ये नहीं बोला कि सिर्फ राज्य ही करता है, और यथार्थवादियों ने बोला कि राज्य करता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ एक राज्य सहयोग के द्वारा अपने पूरे लाभ में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक विवेकशील आचरण, सहयोग आधारित व्यवहार के मूल्यों से उन्हें अवगत करवाना था। मतलब उनको उस चीज़ से एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना था कि ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है। और फिर भी नव उदारवादियों का विश्वास ये है कि एक आज्ञाकारिता के अभाव और धोखाधड़ी के भय को कम किया जा सके, चाहे उसे पूरी तरीके से दूर ना किया जा सके। देखो, ये बात यहाँ पर ये इसलिए आ गई थी क्योंकि उदारवाद और नव उदारवाद के बीच में मार्क्सवादी आ गए थे, और मार्क्सवादियों ने जब पूंजीवाद की शुरुआत की थी तो यहाँ पर धोखाधड़ी, एक तरीके से सेल्फिश लोग, ऐसी चीज़ें बहुत आ गई थी। तो नव उदारवादियों का मेन पर्पस यही रहता था कि लोगों में धोखाधड़ी और ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हो जाए, चाहे भले से ये खत्म ना हो, क्योंकि खत्म हो भी नहीं सकती थी। ठीक है, उसके बाद बात आती है कार्यात्मकवाद, फंक्शनलिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे मैंने ये का डंडा नहीं लगाया है, आप इसको लगा लिएगा। ठीक है, सो इसमें देखो ये बताया गया है कि डेविड मित्रानी को कार्यात्मक विचारों का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। डेविड मित्रानी का नाम फंक्शनलिज्म में सबसे ऊपर आता है। मित्रानी जो है वो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे। इनका भी शुरुआत से उदारवाद से काफ़ी ज़्यादा लिंक रहा था बचपन से ही, और फिर इन्होंने आगे चल के जब थोड़ी एज बढ़ी थी लिखने के लिए, उस सब के लिए जब आगे बढ़े थे, तो इन्होंने मतलब इतना टाइम हो चुका था कि नव उदारवाद में कदम रखा था। तो ये नव उदारवाद के सबसे पहले विचारक भी माने जाते हैं, और उन्होंने यथार्थवादी और नव यथार्थवादी विद्वानों की सुरक्षा संघर्ष की अवधारणाओं के उत्तर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ऐसा वैकल्पिक रूप मतलब सामने रखा था कि मतलब एक तरीके से ऐसा वैकल्पिक रूप सामने रखा था जो लगता था कि यथार्थवादी वापस जिंदा हो गए हैं। उसके साथ साथ मित्रानी का कहना है कि बहुराष्ट्रीय संबंधों के रूप में अधिक पारस्परिक निर्भरता के द्वारा शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अब आप ये पीछे से देख रहे हैं रियलिज्म से जो चलता हुआ आ रहा है सारा, कि ये एक तरीके से शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि मार्क्सवाद का उदय हो चुका था और मार्क्सवाद की वजह से पूंजीवाद हो गया था। तो पूंजीवाद से धोखाधड़ी, गरीबी और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठ गई थी जिसको कम करना, ख़त्म तो हो नहीं सकती थी लेकिन कम करना इनका एक गोल बन चुका था। तो उसके साथ साथ कार्यात्मकवाद जो है वो एक ऐसे दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो एक शांतिपूर्ण, एकीकृत और सहयोगी विश्व की स्थापना के संबंध में यथार्थवादी रचना को सबसे ज़्यादा प्रमुख आगे रखते थे और उसको मानते थे। ठीक है, फंक्शनलिज्म के जो विचारक थे वो मुख्य चिंता उनको ये थी कि एक गैर राजनीतिक सहयोग युद्ध की प्रथा को भी प्रचलित करने में एक सहायक सिद्ध हो सकती है, और लेकिन फिर भी ये था कि तब तक ये संभव नहीं हो सकता जब तक एक इंटरनेशनल जो व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है, वो अविश्वास जो हो सके या फिर एक ऐसे अंधविश्वास पर बिलीव कर सके, आधारित हो सके, और इंटरनेशनल विवाद जो हैं, मुद्दे जो उठे हैं, उन सब के समाधान के साधन को स्वीकार कर सके। उसके बाद बात आती है न्यू फंक्शनलिज्म की। देखो इसमें ये भी देखो, अभी सारी चीज़ें आपस में लिंक चल रही हैं, और
ये बोलते हैं कि जैसे कि मतलब इन्होंने पिछला अभी जो मैंने आपको कार्यात्मक फंक्शनलिज्म जो पूरा बताया है, ये आपस में ऐसा लिंक्ड है कि इस चीज़ को ये एक तरीके से और बढ़ावा देते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपको ये पढ़ाया है, मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है, उसने उस चीज़ को और अच्छे से कैप्चर किया है, वो एक दूसरे स्टूडेंट को और अच्छे से पढ़ाएगा। हो सकता है कि वो उस चीज़ को और अच्छे से पढ़ा सके, तो ऐसे कर करके वो चीज़ और आगे बढ़ती जा रही है और डीप जाती जा रही है, जिसको मैंने खोज किया, मेरे बाद मेरे शीर्षकों ने उसको आगे बढ़ाया, फिर और आगे बढ़ाया, ऐसे ये सारा चलता हुआ जा रहा था। तो नव कार्यात्मकवाद जो है, न्यू फंक्शनलिज्म जो है, ये एक तरीके से एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें संप्रभु राज्यों का महत्व कम हो जाए और वे पृष्ठभूमि में चले जाएं, जिसके विपरीत न्यू फंक्शनलिज्म और एकीकरण सिद्धांत का प्रयास ही है। ठीक है, उसके साथ साथ जो वर्तमान राज्य हैं उनके एकीकरण करने के लिए नए राज्यों की स्थापना की जाए और इसका प्रयास सबसे पहले क्षेत्रीय स्तर पर किया जाए और एकमात्र पूरे विश्व की स्टेट्स की रचना हो सकेगी। ये वाली बात इसमें ये बोलना चाहते थे, समझाना चाहते थे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि इस विचार में ये बिखराव आ गया कि राजनीतिक जो प्रक्रिया थी, पूरी पॉलिटिकल जो प्रोसेस था, उसके द्वारा जो कि एक यूरोपीय संघ EU के अनुभव पर आधारित था, एक राज्यों का एकीकरण हो सकेगा। उसके साथ साथ न्यू फंक्शनलिज्म एकीकरण की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, उसको इवेल्यूएट करने के लिए सहकारी निर्णय प्रक्रिया और अभिजन वर्ग के दृष्टिकोण पर सबसे ज़्यादा बल देते थे। हास को इस विचार का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। मैंने इनकी बुक लगाई है, बियॉन्ड द नेशन फंक्शनलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने इनका नाम ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इनको हास बोला जाता है। न्यू फंक्शनलिज्म में इनका सबसे बड़ा हाथ था। जैसे पीछे स्टार्टिंग उन्होंने की थी, तो यहाँ पर इन्होंने की है। ठीक है, उसके साथ साथ हास ने मित्रानी के विचारों की नींव को अपने सिद्धांत का निर्माण किया। फिर उन्होंने अपनी ये वाली बुक लिखी थी, बियॉन्ड द नेशन स्टेट फंक्शनलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बुक की फ़ोटो भी यहाँ पर लगाई है ताकि आपको पता लग सके कि इन्होंने कैसी बुक लिखी थी, कैसे पेज कवर है इसका, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हुए टेक्निकल एक टॉपिक को पॉलिटिक्स से अलग किया था। ठीक है, हास ने जो एकीकरण की परिभाषा करी थी, उसमें यह सबसे बड़ी राजनीतिक इकाइयों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक प्रयास है जो भाग लेने वाले समूहों के लिए पारस्परिक सहयोग में बहुत ज़्यादा बढ़ावा करती है। उसके साथ साथ ये हुआ था कि न्यू फंक्शनलिज्म का मानना ये रहा कि कार्यात्मक अति फैलाव बढ़ाने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में टेक्निकल जो राजनीतिज्ञों हैं उनके सामाजिक एकीकरण को सहयोग से होते हैं और नव कार्यात्मक अक्सर एक तरीके से एक तरीके से वो क्या हो जाते थे कि सरकारवाद के साथ देखने को मिलते थे। इसमें इंटर गवर्नमेंटलिस्ट थे ये, इसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही काम करते थे, थोड़ी गवर्नमेंट की राय लेते थे, गवर्नमेंट को अपनी बात बताते थे, कुछ ऐसा रहता था इसमें सारा। तो नव कार्यात्मकवाद को यही सारी चीज़ें मानी जाती थी। तो ये जो आपका उदारवाद है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, एक तरीके से पूरे तरीके से ख़त्म होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड की जाती है, वो ये है नव आदर्शवाद। देखो, नव आदर्शवाद में क्या बताया गया है, न्यू आइडियलिज्म। जब न्यू इस चीज़ के बाद इन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट में मिल जाता है, तो उसके बाद एक नया जो एक आइडिया था वो उभरा। लोगों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उभर गई कि उनको अपने पास से एक पर्सपेक्टिव देना और उस चीज़ की आलोचना करना, ये सारी चीज़ें आम रहती थी। तो नव आदर्शवादी के जो विचारक हैं वो वैश्वीकरण से उठी समस्याओं को उनका एक संस्थागत और नैतिक एक हल ढूंढने में बहुत ज़्यादा आगे रहते थे। मॉरल उसको ढूंढना, संस्थागत तरीके से ढूंढना, इस सब चीज़ों में। ठीक है, उसके साथ साथ टिम डन्ने नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा कि ये युद्ध काल इंटर वॉर पीरियड के आदर्शवादियों की भांति ही नव आदर्शवादी भी उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद से एक जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये वाली बात बोली। और उसके साथ साथ जो नव आदर्शवादी थे वो ये विश्वास करते थे कि न्याय और शांति दोनों ही एक नेचर के लिए एक स्वाभाविक परिस्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा नेचर बनाने के लिए शांति और न्याय दोनों ही काफ़ी नहीं है, और भी
चीज़ें उसमें ऐड करनी चाहिए और उसको करना ही चाहिए। एक आपको जब जस्टिस मिल जाएगा और आपको शांति हो सकेगी, पीस हो सकेगी, तो इन 2 चीज़ों से ही वो कहते हैं कि आपको एक अच्छा नेचर बना नहीं सकते हैं पूरे देश का, पूरी दुनिया का, तो आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। उसके साथ साथ ये बात बताई गई इसमें कि नव आदर्शवाद सिर्फ बाहरी रूप से संस्थागत लोकतांत्रिक सुधार पर जोर नहीं देते थे, बल्कि एक ज़मीनी स्तर पर भी लोकतांत्रिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर देते थे। और रिचर्ड फॉक नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने नव आदर्शवादी कहा जाता था, मतलब रेडिकल नव आदर्शवादी कहा जाता था उनको। और वो वैश्विक नागरिक समाज, एक सिविल सोसाइटी में एक मुक्ति दिलाने की एक पावर रखते थे कि हाँ जी, इस चीज़ से हम इस चीज़ को मुक्ति दिला सकते हैं। इंटरनेशनल जो ह्यूमन लॉ हैं उसके उत्पत्ति के लिए, बढ़ावे के लिए, जिसके साथ ये कानून जुड़े हैं, वो करोड़ों लोगों के लिए एक पर्यावरण अपघटन के लिए एक वैश्विक संवेदनशीलता को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते थे कि इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस चीज़ में दी गई है। ठीक है, सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 18 फ़ेब थर्सडे को होगी, यानी कल होगी। और आपका ये रियलिज्म और ये लिबरलिज्म दोनों खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, मार्क्सवादी। और आज की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।